तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, पिछली क्लास में क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा पढ़ी थी ना। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? सीधे सी उसमें एक छोटी सी घटना भी बेटा कि जैसे कंडक्टिंग वायर है, सपोज करो ये वायर है और इसमें हम करंट फ्लो करें तो इसके चारों ओर यानी राउंड में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही हमारे लेसन का नाम है और यही हमारा टारगेट है। उसको हम अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छे समझने की कोशिश करिए। समझ में अच्छे से कब आएगा? जब सही मन से आप देखेंगे, सही टाइम पर देखेंगे, बिना विदाउट किसी क्या कहते हैं हलचल, विदाउट किसी एटमॉस्फेयर खराब होने वाले लोगों के साथ बिना बैठे आराम से देखें और समझें। ठीक है, तो अपने पास जो आ रही है ये रिलेशन का नाम बेटा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या करना है आपको यहाँ पर, क्या करना है, एक सपोज करो एक कंडक्टिंग वायर है यानी कोई चालक तार है और जब इसमें हमने क्या करा, धारा प्रवाहित करी, करंट फ्लो करा, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये सारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कब हुआ कि आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें क्या करा, करंट फ्लो करा, तो करंट वायर के चारों क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इसी इवेंट को हमने नाम दे दिया बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ रही बात? क्या हमने बताया कि अपने पास एक चालक तार है यानी कंडक्टिंग वायर है जिसमें हमने क्या करा, करंट फ्लो करा, धारा प्रवाह करा, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसी इवेंट को कहा गया, क्या कहा गया, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये अपने पास है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यही लेसन का नाम। अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि आपको नॉर्मल एक वायर लेना है और वायर में क्या करना, करंट फ्लो करना है और जैसे धारा प्रवाह करेंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर होगा? अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सपोज करो ये अपना एक मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है, और ये यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी सारे ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका इफेक्ट वर्क करता है, मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र यानी वो फील्ड है जहां तक मैग्नेट का प्रभाव कार्य करता है, उसी क्या कहते हैं लोग, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव कार्य करता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड जहां तक मैग्नेट का फील्ड वर्क कर रहा है, यानी जहां तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, डिफाइन क्लियर होनी चाहिए आपको। अब आ रही मैग्नेटिक फोर्स लाइन किसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनाने के लिए बेटा हमने क्या करा, ये लिया बार मैग्नेट, और मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या इमेजिनरी लाइन है यानी काल्पनिक रेखा है। एक लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है, इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी लाइन है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन और इमेजिनरी लाइन। मैग्नेट जो चुंबकीय पर रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है जो किसका क्या शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को का प्रदर्शन करती है। और ये क्या होती है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में क्या करती है, इंटर करती है। तो डिफाइन क्या बन गई इसकी बेटा कि चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, यानी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है और कैसा क्लोज कर्व बनाती है। ये बात क्लियर हो गई।
ठीक है। चुंबकीय बल रेखा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन किसे, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा है, ये रियल में कोई लाइन नहीं है। मैग्नेट अगर आप कभी कोई प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो ऐसे बार मैग्नेट ले जाएगा और यहाँ मैग्नेटिक कंपास रख रख के हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, कोई रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, ठीक है, और क्लोज कर बनाती है बेटा। तो ये इसकी एक अपना पर बन गया। अब इसी में इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या इसके गुण होते हैं। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती है। कैसे होती हैं, समांतर का मतलब पैरेलल। जब मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहीं मैग्नेट ऐसे शो करता है बेटा, तो ये बार मैग्नेट ऐसे आपका बनेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऐसे निकलेंगी, एक जाएगी तो दूसरी ऐसे जाएगी, तो फोर्स लाइन जो होंगी ये पैरेलल होंगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट क्यों नहीं करती हैं, यानी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो उसका आंसर ही लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर परपेंडिकुलर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर नॉट कट टू ईच अदर, ठीक है। मैं जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये पहला रीजन बन जाएगा। क्या, ये तो क्वेश्चन समझाया आपको, रीजन क्यों नहीं लिखना है यहाँ पर कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर पैरेलल। दूसरा रीजन क्या है कि हमेशा क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। कैसा कर्व बनाती हैं, तो लिखते हैं क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर कैसे बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। मैग्नेटिक बल चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा बताओगे कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से एन वाले से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और एस वाले से क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। यानी यहां से एग्जिट होती है, नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, एग्जिट होती हैं, और साउथ पोल से क्या होती है बेटा, इंटर हो जाती है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये बात सुना रही है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहाँ निकली, नॉर्थ पोल से निकली, कहाँ गई बेटा अंदर, तो साउथ की ओर गई, नॉर्थ से निकली और साउथ में इंटर कर गई। तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लाइन है पैरेलल, यानी चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल उत्तरी पोल। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है नॉर्थ पोल से एग्जिट होती हैं और साउथ पोल से क्या करती है, इंटर कर जाती हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है इनकी बेटा, तो ये काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर ए इमेजिनरी लाइन। क्या है चुंबकीय बल रेखाएं, एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है बेटा मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो इस टाइप में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। पहला क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंध वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कौन से पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल से यानी दक्षिणी ध्रुव से अंदर प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। क्वेश्चन एक आपको इसमें मिला क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, बात क्लियर है, आपको बात क्लियर हुई। क्या लिखा आपने, मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर प्रिपेयर्ड इन क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फोर्स लाइन exit to north pole and enter the south pole. Magnetic force line are imaginary line और magnetic force line are show magnetic force। ये क्लियर हो गया। अब आ रहा बेटा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग चुंबकीय कोई वायर है अपने पास, कंडक्टिंग वायर है। कौन सा कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। कैसा है, एक ऐसा सीधा लंबा चालक तार है। जैसे इन्होंने कहा हो कहीं कहीं अनंत लंबाई नहीं देते तो परिमित लंबाई का अनंत लंबाई जो कहते हैं वैसे उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा जाता। माना एक सीधा लंबा चालक तार है, क्या लेट करा एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, सीधा लंबा चालक है। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट है, तो सीधा लंबा चालक तार है जिसमें कितनी करंट फ्लो रहा, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर क्या एक बिंदु P है,
जहाँ पर क्या फाइंड करना हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। लैंग्वेज फिनिश। क्या क्या मान लिया हमने, माना एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार, जैसे इसमें माना गया वैसे ही माना एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात क्लियर हो रही है बेटा आपको? क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग, let us consider स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट क्या कर रहे हैं, एक सीधा चालक तार है जिसमें कितना करंट फ्लो रहा है, I एम्पीयर करंट फ्लो रहा है। अ पॉइंट P वेयर वी फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टिंग वायर एंड पॉइंट P इज स्मॉलर। ऐसा बस 2-3 लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पर 2 बातें आपको लिखनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है वो चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आई। यहाँ लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर इसका, ये नंबर इसके लिए बेटा चुंबकीय पर दिखाएं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा क्या है बेटा कि मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के व्युत्क्रमण पाती है। बीच की दूरी कितनी r है और 1/, में हो गई तो आपको क्या पता, इसी के रेसिप्रोकल कर लिया, व्युत्क्रम कहते हैं बेटा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस r। बस नहीं, यहाँ क्या लिखना है आपको, जो मैंने एरो बनाया यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ क्या लैंग्वेज लिखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती थी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के व्युत्क्रमण पाती होती है। 2 बातें कर दी हम लोग ने। ठीक है, क्या लिख लिया हम लोग ने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशंस को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा। क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं 2 इक्वेशंस आपके पास, और जब कंबाइन करते हैं तो आपको क्या बताया कि जो बार बार हो उसको एक बार कर लेते हैं। जैसे आपका B 2 बार है तो B को हम कितनी बार लिखेंगे बेटा, 1 बार। किसी फार्मूले में कोई वैल्यू एक ही बार यूज होती है, और यहाँ पर बेटा जो अपने पास आने जा रहा है, क्या आने जा रहा है, यहाँ I और अपॉन में R। जब ये सिंबल हटता है, ये प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल सिंबल जो होता है ये हटता जब, तो ये लगभग बराबर, हमें क्या चाहिए, बराबर चाहिए, तो कोई ना कुछ कांस्टेंट दिया जाता है। जैसे हर साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया, किसी ने के दिया, किसी ने म्यू दिया, किसी ने ईटा, किसी ने बीटा, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। इन्होंने क्या दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। यहाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट लिख देंगे और फिर बता देंगे कि वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट, क्या एक नियतांक है। ठीक, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जो वैल्यू की 2 × 10 की पावर -7, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दें तो मेरा ये बन जाएगा B इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -7 I अपॉन R। बस नहीं बेटा। अब जब इसके हम लोग न्यूमेरिकल की बारे में बात करें तो इसके न्यूमेरिकल में आपको 2 चीज देंगे बेटा, क्या देंगे, करंट और डिस्टेंस। ये करंट देंगे, R देंगे। आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए, क्वेश्चन को पहचान लीजिए। क्वेश्चन जब कहेगा आपको स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी सीधे तार के लिए कहेगा, उसमें 2 बातें होंगी, केवल डिस्टेंस और करंट। डिस्टेंस को हम लोग किससे लिख रहे हैं, स्मॉल r से, और करंट को किससे लिख रहे हैं, I से। सपोज करो आपको एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 एम्पियर। ठीक, और डिस्टेंस आपसे कही गई है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि इनके जितने न्यूमेरिकल है बेटा, सभी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस किसमें, सेंटीमीटर, और डिस्टेंस किसमें होगी, मीटर में, तभी वैल्यू अप्लाई कर पाओगे। जब इसे हम सॉल्व करने बैठेंगे बेटा तो क्या फिगर बन गया बेटा, फिगर नहीं बन जाएगा। लैंग्वेज में लिखे, एक सीधा लंबा चालक तार है जिसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और कंडक्टिंग वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या, हमें क्या क्या मालूम होगा बेटा, I की वैल्यू मालूम है 2 एम्पीयर, और R कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में करेंगे तो 10/100।
तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 10 का डिवाइड कर दें 0.1 मीटर आ गया। अब अपना फार्मूला अप्लाई कर दो कि बी की जो वैल्यू होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी का जो फार्मूला है बेटा वो क्या था अपने पास, 2 × 10 की पावर -7 I अपॉन R। तो V इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -7, I क्या है बेटा, I है 2 और R की वैल्यू कितनी है 0.1, ये पॉइंट हटाते हैं 0 बढ़ाते हैं। अब नीचे 1 महत्वहीन हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं लगेगा। अब 20 का × 2 करा दो तो कितना हो गया 40 × 10 की पावर -7। अब बुक वाले क्या करते हैं, बुक वालों को पॉइंट लगाने की बहुत बुरी आदत है, तो क्या करते हैं 4.0, यहाँ से एक डिजिट सरका दिया है तो उन्होंने पावर से एक माइनस कर दिया, 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता तो इसके आने की 100% चांसेस हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठता है तो इसके आने के चांसेस पूरे हैं। क्लियर हो रहा बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी सी कुछ बातें और पढ़ते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है बेटा। और एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। और एक है मैक्सवेल का पेज का नियम। तो बेटा फ्लेमिंग के दाएं और बाएं में याद करने का तरीका होता था, एक ट्रिक बताई थी हमें। पहले सबसे पहले अपने 3 उंगलियां ध्यान रखनी है। 3 उंगलियां कौन सी हैं बेटा अपने पास, ये 3 उंगलियां सपोज करो, इसे हम क्या कहते हैं अंगूठा, ये क्या है तर्जनी, ठीक है, और माध्या। 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं, अंगूठा, तर्जनी और माध्या। माध्या किसे कहते हैं, मिडिल फिंगर को बेटा, ठीक है, ये मिडिल फिंगर है। और ये आपकी कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर, और ये क्या आपका थंब है। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि VVI, क्या ट्रिक ध्यान रखनी है, VVI। हमने कई बार मजाक में जब पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि लड़कों के लिए बताया कि VVI, लड़कों की VV कहाँ से आई, दाएं हाथ से, लड़के का दाएं हाथ, लड़की की बिटिया का जो बाएं हाथ। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी VVI, ठीक है। तो पहली जो आपकी ये है, ये V को शो करेगा, ये B को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, I को शो करेगा। B क्या है बेटा, तो यहां पर B को कहा गया चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्या है बेटा, वैद्युत धारा यानी करंट को शो करेंगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां लेनी है। कौन कौन सी लेनी है, अंगूठा, तर्जनी और माध्या। तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कैसे हो, एक दूसरे के लंबवत हो। बस इतना ही ध्यान रखना। यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, माध्या को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों परस्पर क्या लंबवत हो। क्या कह रहे हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, माध्या को इस प्रकार फैलाएं कि ये और ये परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो अंगूठा क्या बताएगा बेटा,
अंगूठा चालक की गति दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही ना? अब ऐसे ही बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 3 उंगलियां कौन सी, अंगूठा मतलब थंब, तर्जनी मतलब फॉर फिंगर और मिडिल फिंगर। आपको स्ट्रेच करनी है आपकी थंब, फॉर फिंगर और मिडिल फिंगर, स्ट्रेच टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अंगूठा क्या शो करने वाला है बेटा आपका, अंगूठा शो करने वाला है मोशंस ऑफ कंडक्टर्स, और ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करेगी करंट आई को। ये क्या गई VVI का तरीका समझना, VVI लड़कों के लिए, लड़कों की VV कहाँ से आई, दाएं हाथ से आई। ट्रिक ध्यान रखना बेटा कि VVI, ठीक है। अब ऐसे बाएं हाथ से क्या आई, बाएं हाथ से फ्रेंड आई FBI, दाएं हाथ से VVI और बाएं हाथ से FBI यानी FBI, ठीक है। क्या है यार, यहां पर भी वही 3 उंगलियां बेटा आपकी, अंगूठा, तर्जनी और माध्या। अब ये किसको शो करेंगे, ये बल की दिशा को बेटा, फोर्स की डायरेक्शंस को, ठीक है। ये क्या शो करेंगे, फोर्स की डायरेक्शंस को, और ये क्या शो करेगी, तर्जनी जो आपकी है ये वही शो करेगी जो यहां शो कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो माध्या है यानी बीच वाली उंगली जो अपनी है वो भी यही शो करेगी बेटा, धारा की दिशा। यानी आपका जो थंब है और फिंगर, मिडिल फिंगर में केवल आपका थंब का रोल बदल गया, सारा खेल अंगूठे का, अंगूठा दिखा दिया झगड़ा हो जाए, ध्यान रखें अंगूठा नहीं दिखाना है, अंगूठे का सारा खेल है। अंगूठा इसमें क्या बता रहा है, चालक की गति दिशा यानी मोशन ऑफ कंडक्शन बता रहा है, और इसमें अंगूठा क्या बता रहा है, बल, क्या बता रहा है, अंगूठा बल, अंगूठा बल की दिशा बता रहा है। तो यहाँ आपको बाएं हाथ लेना, उसमें दायां, तो एक में बायां, आपने बाएं दाएं सीखा, ऐसे अपना बाएं हाथ ले लीजिए और बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ठीक है। अब ये तो नहीं सोचे सर जी पिछली बार बायां भी समझा दिया उसी से हाथ से और दायां भी उसी हाथ से समझा दे रहे हैं। आपको हाथ अपने ध्यान रखने, दाएं में दाएं हाथ यूज करना, बाएं में बाएं हाथ यूज करना। अब बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, माध्या कोई इस प्रकार फैलाए, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो अंगूठा क्या बताने वाला बेटा, बल की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्या उसमें बहने वाली धारा दिशा। यानी जो आपका थंब है वो किसको शो करने वाला है, थंब किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को, और ये जो फॉर फिंगर है ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। यही आपको देखना बेटा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ रहा है, मैक्सवेल का पेज करिए। मैक्सवेल भी एक आ गया बेटा, ये था इनका स्क्रू, स्क्रू लॉक कहते हैं बेटा इसको हम लोग, और ये इसकी चूड़ियां बनी है जो, और यहाँ पर हम लोग ने कोई पेज लगाया, पेचकस लगा दिया बेटा, ठीक है। और ये स्क्रू ड्राइवर अपना है और ये इसका हत्था है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि सपोज करिए, हम ऐसे बता रहे हैं आपको, सपोज करो मेरा मार्कर जो है ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। इसको आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना ऐसे कि सारी उंगलियां क्या हो, स्क्रू ड्राइवर पे चपटी हो और अंगूठा फ्री हो, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि हमारे अपने दाएं हाथ में किसको पेचकस को यानी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के पेच को क्या करें, कसें यानी टाइट करें। तो ये क्या बताने वाला है, जो पेच की नोक है बेटा ये धारा की दिशा यानी करंट की डायरेक्शन को, और जो अंगूठा आपका यहाँ दिख रहा होगा ये अंगूठा जो आपका है ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा बेटा। बात समझ रहे कि नहीं। तो आपका जो है क्या लिखा, मैक्सवेल ने क्या बताया कि हम अपने दाएं हाथ में किसी पेचकस को, पेच को कसें तो पेच की नोक कहाँ ऊपर जा रही है यानी करंट ऊपर जा रहा है, और अंगूठा बार बार हम ऐसे कर रहे हैं तो अंगूठा बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बात क्लियर हो रही है। अभी अपने पास क्या बेटा, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। जैसे आपको हम बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, सपोज करना इससे कितनी फोर्स लाइन पास हो रही है इस वक्त, और इसी मैग्नेटिक फील्ड से कितना पास हो रही है, सेम है, मान लो ये दोनों सेम है।
फिगर पे मत जाना बेटा कि एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया। पहले वाले में कितनी लाइन पास हो रही 2, दूसरे वाले में कितनी पास हो रही 3। तो नंबर, इन्हीं के नंबर को हम क्या कहते हैं, इनकी जो संख्या है चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली लंबवत बल रेखा की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर फोर्स लाइन आर पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डिनोटेड बाई फाई, इट्स यूनिट इज वेबर। मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या है, एक लाइन है जो मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, उन्हीं के नंबर को कहा गया। तो हमने लिखा द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर कॉल्ड, क्या कहा हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाई फाई, यूनिट क्या थे, वेबर। यानी चुंबकीय क्षेत्र से अभी हमारे पास कितनी गुजर रही है, हम ये क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं, हमारा फिगर ये शो कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और उससे कितनी लाइन पास हो रही है, कितनी 2। तो इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या कहलाएगा बेटा, 2 वेबर, ये इसका वेबर यूनिट होता है। और यहाँ पर कितनी पास हो रही है, तो आप कहेंगे 1, 2 एंड 3, तो इसका कितना रहा, 3 वेबर। बात क्लियर हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली लंबवत बल रेखा की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली लंबवत बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करेंगे, यानी फाई से डिनोट कर देंगे। और मात्रा क्या है, वेबर, मात्रा क्या है, वेबर है बेटा। बात क्लियर हो रही है, कोई कष्ट नहीं, सारी बातें क्लियर हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो बेटा तो देख लो बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो बताओ बेटा, आप बताओ। तो बेटा अब हमारा नया क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्ट करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, अल्टरनेट करंट क्या है। करंट कितने प्रकार का है, धारा 2 प्रकार की बताई गई, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेट करंट। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, 2 चीजें देखी जाएंगी, इसके परिमाण और दिशा। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या देखा जाए, दिशा मतलब डायरेक्शंस, दिशा मतलब डायरेक्शंस। दोनों क्या कहते हैं, नियत यानी कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, नियत मतलब कांस्टेंट। क्या लिखना आपको, नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। क्या लिखेंगे, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा क्या सदैव नियत रहता है, उस धारा को हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आर ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या नियत रहता है। परिमाण व दिशा जो है सदैव नियत रहती है। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा क्या होती है, नियत रहती है, उसे हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। और इसी का अपोजिट पॉइंट बेटा तो अल्टरनेट करंट आ जाएगा। इसका फिगर ऐसे रहता है बेटा अपने पास, ये होता है, फिर कुछ डैम्पिंग होती है, फिर ये मिल जाता है। ठीक है, ये डीसी करंट की बेटा है अपने पास, ऐसे बन जाएगी, नीचे लिख देंगे डीसी करंट, नहीं डायरेक्ट करंट ऐसे बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेट करंट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। यहाँ भी परिमाण होगा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस यहाँ पर भी होंगे, परंतु ये क्या होते हैं, नियत नहीं होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कह दो यहाँ पर नियत नहीं होते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होते हैं। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा नियत नहीं होती है, यानी फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते, समय के अनुसार क्या होते बदलते रहते हैं, उस धारा को हमने क्या कहा, प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा नियत नहीं होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह समय के साथ क्या परिवर्तित होती रहती है। और यहाँ क्या था, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा सदैव नियत रहता है, उसे हमने क्या नाम दिया, दिष्ट धारा दिया। अब इसका फिगर बना देंगे हम लोग, यहाँ फिगर बना देंगे। अल्टरनेट करंट का ऐसे आता है, हाफ राउंड पॉजिटिव हाफ राउंड नेगेटिव। तो ये आपका बन गया बेटा अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। चाहे हिंदी में तो प्रत्यावर्ती धारा या इंग्लिश में ऐसे तो डीसी करंट, दोनों बात एक ही बेटा, बात समझाने बेटा। अब आ रही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बेटा, तो प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र पूर्ण करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेती है, करने में जितना समय लेती है, जितना समय लेती है कौन, धारा, वैद्युत धारा अपना एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेती है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहेंगे बेटा। क्या है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
डिनोट कैसे करें हम लोग, एन से। और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन आता ना कि घरों में प्रयुक्त है जो अल्टरनेट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो हम कहेंगे 50 हर्ट्ज। अब बेटा अमीटर क्या है, अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है, यानी युक्ति मतलब डिवाइस है, ये क्या है, एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जिसके द्वारा वैद्युत विभव को मापा जाता है, वैद्युत विभव को मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब सर्किट में जोड़ते हैं हम लोग तो कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। कैसे ऐड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करा जाता है और पैरेलल जोड़ा जाता है। जैसे आपका ये बनता है ना, तो ये हम लोग ऐसे सर्किट ले आते हैं, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल शो करना तो लोग ऐसे ऐसे पोटेंशियल मीटर लगा देंगे, सर्किट है, ठीक है, और यहाँ हम बैटरी लगा देंगे, जा रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल मीटर ऐसे जुड़ता है। और यही एमीटर होता, तो मीटर का ये रजिस्टर चलता और इसी के सीरीज में ऐसे जोड़ देते बेटा एमीटर, ठीक है, यहीं कहीं कुंजी लगा देते इधर कहीं साइड में, यानी की और एमीटर, और यहीं कहीं बैटरी लग जाती, करंट फ्लो हो जाता। तो इसको समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो ये क्या है, ये भी एक युक्ति है, यानी ये भी एक डिवाइस है बेटा। इसके द्वारा क्या मेजरमेंट, नाम ही अमीटर, करंट को हम एम्पियर मीटर कहते हैं। एम्पियर मीटर या अमीटर ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ते हैं हम लोग बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब अगर इसका डिफर आ जाए कि दोनों में डिफरेंस बताइए, अमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या लिखो बेटा, यानी अमीटर और एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफर है। तो एम्पियर मीटर क्या करता है, धारा को मापता है, एम्पियर मीटर धारा को मापता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है, वैद्युत विभव को मापता है। पूरा लिखना बेटा जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा नहीं कुछ यहाँ पर, बता रहा हूँ आपको। ये वैद्युत विभव को मापता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको परिपथ में किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस टाइप की बातें करो बेटा, बात सुना रही है। अमीटर क्या है, अमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू करंट का मेजरमेंट करा जाता है। सर्किट के साथ इसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, यानी विद्युत विभव को मापा जा रहा है। और कैसे जोड़ रहे हैं बेटा आप लोग, जोड़ कैसे रहे हम लोग, कैसे जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया बेटा। अब आ रहा सोलेनॉइड क्या है, धारावाही प्रणालिका क्या है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं बेटा कि अपने पास एक पहले क्या बनाएंगे हम लोग, प्रणालिका लेंगे, ठीक है, जिसपे तांबे के तार के अनेक फैले ऐसी लटके होंगी। ऐसे आपने ली प्रणालिका, और प्रणालिका के ऊपर क्या करा, तार के अनेक फैले ऐसे लपेट दिए, तांबे के तार के अनेक फैले लपेट दिए गए, और इसके दोनों सिरों के बीच में क्या क्या लगा दिया, एक की यानी कुंजी, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, आरएच, और एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी गई, ठीक है। ऐसे लगा दिया गया, कर दिया गया। यही बताना बेटा कि जब हमने इसमें क्या बताने की कोशिश करी कि एक प्रणालिका, अपने पास इसे नाम क्या दे रहे बेटा, प्रणालिका, यानी एक सोलेनॉइड थी, और इसमें क्या करा गया, तांबे के तार के अनेक सिरे लपेटे गए, तार के दोनों सिरों के बीच में क्या है, कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच, और बैटरी भी लगा दी, यानी कि रियोस्टेट और सेल लगा दी गई। और जब इसमें बेटा हम लोग करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो इससे जो होगा कुछ काल्पनिक बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है, जो चुंबक के, मान लो एन पोल है, ये एस पोल है, एस पोल से क्या इंटर कर रही थी, अंदर आ रही थी, अभी आपको मैंने क्या बताया, एस से अंदर आती है, और एन से क्या होती हैं, बाहर जाती हैं, ठीक है, एस से अंदर जाते हैं। कुंजी को बेटा हम लोग इसे बंद करते हैं, ऑन करने की यहाँ क्या कहा गया, बंद करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं स्विच ऑन कराओ, कहीं गाँव में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वो कहेंगे स्विच खोलाओ, खोला नहीं मतलब चालू कराओ, ऐसे इनकी भाषा में क्या कहते हैं,
स्विच को बंद किया, यानी की को ऑन कर दिया, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इससे मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास होगी, और मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास होने लगी, इसका मीन्स क्या है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। बस इतना ही लिखना था आपको। क्या क्या लिख दिया आपने कि यहाँ पर बताया कि नलका में तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। इसके दोनों सिरों के बीच में एक कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच यानी रियोस्टेट आरएच और एक बैटरी लगा दी जाती है, ठीक है। जब की को ऑन करा गया यानी स्विच को, इंजन का की को बंद किया जाता है, आपको स्विच को बंद कर दिया गया तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ये बल रेखाएं चुंबक के नलका के एन पोल से क्या होती है, बाहर जाती हैं और एस पोल से अंदर आती हैं, ठीक है। और मैग्नेट जो ये अपनी प्रणालिका थी वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है। यही है धारावाही प्रणालिका और उसका उपयोग। बस नहीं बेटा, आगे की बात करेंगे बेटा हम लोग। लॉरेंट फोर्स क्या है, ठीक है। लॉरेंट फोर्स क्या है, तो एक चार्ज पार्टिकल पर यानी आवेशित कण पर लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाले बल को, आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स यानी लॉरेंट बल कहते हैं। चार्ज पार्टिकल पर एक अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे लॉरेंट फोर्स कह रहे हैं, लॉरेंट बल कहते हैं। और लॉरेंट बल F का फार्मूला क्या है, QVB sin थीटा, ठीक है। वेयर बता दीजिएगा, Q क्या है, चालक का आवेश है, ठीक है, चार्ज ऑफ कंडक्टर्स है। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की गति है। और B फॉर बॉल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और थीटा एक एंगल है। ऐसे जहां करके लीजिए, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को नीचे दिखता नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब मैं चल रहा हूँ कहाँ पर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक मोटर पे थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या बेटा, वैद्युत मोटर क्या है। तो यहाँ पर वैद्युत मोटर क्या है, युक्ति है। युक्ति मतलब फिजिक्स में जब किसी डिफाइन बना रहे थे बेटा मोटर वोटर की, कोई मशीन्स की, तो हम लोग उसको डिवाइस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक डिवाइस है जो क्या करती है, तो ये वैद्युत धारा को यानी वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत धारा ना क्या, वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। एक डिवाइस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो क्या, वैद्युत मोटर क्या है। फिर आता है इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या करा गया, तो यहां बताया गया कि सपोज करो एक अपनी कॉइल है, मान लो एक कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब हमने इधर N लगा दिया और इस तरफ क्या लगा दिया S। मैग्नेटिक फील्ड में रखकर तेजी से घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इससे पास होने वाली सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर करंट पास, तो क्या हुआ बेटा, कॉइल को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, इस पे कपल फोर्स वर्क करता है, बल योग कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली अपने एक्सिस के अराउंड घूमने लगती है, अक्ष की परत घूमने लगती है, और घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसी कहते हैं हम लोग क्या, वो कार्य ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। कब हुआ कि जब आपने किसी कुंडली को यानी कॉइल को मैग्नेट के दोनों पोल के बीच में रखकर धारा प्रवाहित की गई, तो इसकी कॉइल की जो साइड है भुजाओं के अंदर एक बलयुग कर रहा, जिसके कारण कुंडली अपने अक्षीय प्रता के घूमने रोटेट करने लगी, और घुमाने में जो वर्क डन हुआ है यही क्या होता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बात सुना रही है। सिद्धांत के बाद पता इसकी संरचना आएगी, क्या ये कंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या इसका कंस्ट्रक्शंस है, कैसे बनी होती, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो एक अपने पास बैठा इसमें
क्षेत्र चुंबक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फील्ड मैग्नेट। और दूसरा होता है कुंडली या कॉइल। तीसरा होता है विभक्त वलय। चौथा जो है पुरुषोत्तरगम। क्या क्या हो रहा है बेटा अपने पास, ये जो बना, ये बना आपका ये, और ये ऐसे बन गया। ये क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है। कैसा मैग्नेट है, एक पावरफुल मैग्नेट। हमने कहा कि आपकी डिफाइन लिखनी इसकी, तो हम डिफाइन क्या लिखेंगे, तो बताएंगे एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यानी एक पावरफुल मैग्नेट होता है। किसके कितने पोल होते हैं, इसके दो पोल होते हैं। वो एक को त्रिध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और एक को क्या कहते हैं बेटा, साउथ पोल। किससे डिनोट करें इसको, NYS से डिनोटिंग हुई। फिर आ रहा कॉइल, तो इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, आयताकार कुंडली होती है ABCD। कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, नाम दिया ABCD। कैसे बनाई जाती है, आयरन कोर पर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। फिर आता विभक्त वलय। कुंडली से आने वाले दोनों तारों के अंतिम सिरे पर अर्धवृत्ताकार छेदे लगते, हाफ रिंग लगी होती है, ये आई हाफ रिंग, इसी को कहते हैं हम लोग विभक्त वलय। क्या कहते हैं, विभक्त। और यहीं पर बेटा अगला है ब्रश। ब्रश में क्या लिखना बेटा आपको, ब्रश में क्या लिखना है कि विभक्त वलय M1 और M2 से नन धातु की दो पत्तियां जुड़ी है। दो यहाँ पर क्या अपने पास हैं, दो पत्तियां जुड़ी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। ब्रश का काम क्या होता है बेटा, स्लिप रिंग को साफ करना, यानी रिंग जो छल्ला है आपका विभक्त वलय को साफ करते रहना। फिर आएगी इसकी वर्किंग, कैसे वर्क करता है बेटा, क्रिया विधि। वर्किंग कैसे करता है, इसके वर्किंग प्रोसेस समझना आपको। अगर आपने प्रिंसिपल को ध्यान से समझा है तो वर्किंग भी समझना चाहिए। क्या हुआ था यहाँ पर बेटा हम लोग के पास, क्या हुआ था, हुआ क्या था बेटा अपने पास कि यहाँ पर अब लिखेंगे, माना एक कुंडली ABCD है, जिसे चुंबक के दोनों ध्रुव की मदद कर, ठीक है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसकी भुजा AB और CD, फिगर में कुछ छेड़छाड़ न करना, मैं समझाने लेकर रहा हूँ। एक बलियों का करता है, यानी ये कपल फोर्स वर्क करेगा, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशाएं क्या विपरीत, एक इधर लग रहा था एक इधर, जिसके कारण कॉइल अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करने लगती है। और इसको रोटेट करने में जो वर्क डन होता है, वही बेटा जो किया गया कार्य होता है, वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पास में आ रही है, क्या करा हम लोगों ने कि जो अपनी क्या लगी, माना एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच में यानी दोनों पोल के बीच में रखकर बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसकी भुजाओं के अंदर क्या करता है, एक कपल फोर्स यानी एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म के दोनों बल क्या बराबर, दोनों फोर्स क्या इक्वल है, जिसके कारण क्या होती है, कॉइल अपने एक्सिस के अराउंड क्या घूमने लगती है, और इसे घुमाने में जो वर्क डन होता है वही क्या किसमें स्टोर हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन से, जैसे घर की समर है, समरसेबिल लगती ना, ऐसे जहाँ पर भी मोटरें लग रही हैं, उन मशीनें लगती हैं, मान लो मशीन में मोटर, मशीन को चलाता है और कोई मोटर चलाती है, तो हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा अब अपने पास दो क्वेश्चंस बचे बड़े बड़े, कौन कौन से बचे, एक डायनमो बचा बेटा, AC डायनमो, और एक फैराडे लॉ। अब दोनों में से क्या पढ़ा दो, पहले ये बताइए, ये पढ़ा दूँ कि ये पढ़ा दूँ, क्यों बेटा, क्या कहेंगे, ये पढ़ाऊँ कि ये पढ़ाऊँ, हाँ बताइए, और बताइए क्या पढ़ा दूँ, पहले ये पढ़ा दूँ या ये पढ़ा दूँ, ये पढ़ा दूँ, गलत सोच रहे हैं।
आपको पहले फ्राइडे ला ही पढ़ना पड़ेगा। फ्राइडे ला जब पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से आएगा। पढ़ा मैं इसे भी पहले सकता हूँ, लेकिन आपको पहले फ्राइडे ला की नॉलेज होनी चाहिए। फ्राइडे ला क्या है बेटा? फ्राइडे ने कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है इनका, प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या है? क्या कहता है फर्स्ट लॉ बेटा? फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जैसे भी आपको हमने कुछ देर पहले बताया कि ये क्या है, कितनी फोर्स लाइन है? 3। तो ये आप कहते हो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 3 वेबर। और अगर इसी कॉइल से अब कितना इसका फ्लक्स है बेटा? तो 1 2 3 4 कितनी लाइनें हैं? 4। तो इसका फ्लक्स कितना हो गया बेटा? फ्लक्स कितना हो गया? 4 वेबर। क्या देख रहे हैं आप कि मैग्नेटिक फोर्स के जब लाइन जो हैं उनके नंबर चेंज हो रहे हैं, यानी चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा कि नहीं? कब हो रहा है? जब किसी चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। नंबर ऑफ फोर्स लाइन आर चेंज, सो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है आंसू चेंज हो जाता है। और इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है बेटा? एक विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और साथ में क्या उत्पन्न होता है? इसी के साथ में बेटा वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं, केवल यही बताया गया क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत वाहक बल। यह वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या बता रहे हैं बेटा? आपने ला क्या पढ़ा कि जब किसी कुंडली से, ठीक है, जब किसी कुंडली यानी कॉइल से पास होने वाली यानी गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से, ये क्या है अपने पास? कुंडली है, कॉइल है, ठीक है। ये भी क्या है? कुंडली है। इसमें कितनी लाइनें गुजर रही थी बेटा? 3। तो का मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। यहाँ कितनी गुजर? 4। तो इसी बात को आपको एक्सप्लेन करना है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के। यह वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब हमें 2 चीजें माननी पड़े। जैसे मानेंगे हम लोग कि माना किसी कुंडली का यानी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बेटा? चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? मान लिया किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 5N है, जो डेल्टा टी समय पश्चात बदल कर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। कितना था? 5N है और 5 हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल जो है वो निकला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब आप सोचेंगे डेल्टा फाइव तो आपने कहीं माना नहीं, तो डेल्टा फाइव का मीन्स होता है बेटा 5 माइनस 5। जब 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स दियो तो दूसरे से पहले को माइनस कर दो और ये फार्मूला लगा दो। और आगे कह देना यदि ये एक राउंड के लिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी हो यानी नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों का कितने बड़े? नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कितनी हो? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो? n हो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी वोल्ट। ये आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ।
अब आ रहे बेटा हम लोग सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? किसी परिपथ यानी किसी सर्किट में उत्पन्न जो करंट है यानी धारा, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज नहीं लिखना, लेंज लॉ, लेंज इसका नियम कहते हैं इसको हम लोग। इसी को हम लोग सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? लेंज का नियम। क्या कहते हैं? लेंज लॉ। लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ? किसी परिपथ में उत्पन्न धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। बात क्लियर हो रही है बेटा? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो एसी डायनेमो जिसे कहते हैं बेटा। क्या है एसी डायनेमो? एक युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस है। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत, अभी अपने मोटर पढ़ा, मोटर वैद्युत को यांत्रिक में करे, ये यांत्रिक को वैद्युत में करता है। ठीक है, पार्ट ऑफ जनरेटर है बेटा। ये एक डिवाइस है यानी एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? सिद्धांत। सिद्धांत यही है बेटा, इसीलिए मैंने कहा इसको पढ़ना जरूरी है। यही सिद्धांत है। सिद्धांत में क्या लिखोगे कि जब किसी कुंडली से कॉइल से गुजरने वाली बल रेखा यानी पास होने वाली फोर्स लाइन के नंबर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसमें विद्युत वाहक बल के साथ में विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स बदला। यही तो हम लोग पढ़ा है। बल रेखा यहाँ 3 थी और यहाँ 4 है, तो यहाँ जो फ्लक्स था वो 3 वेबर है, तो यहाँ फ्लक्स है 4 वेबर। तो बल रेखा की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? बल रेखा की संख्या परिवर्तन हुआ तो उसका फ्लक्स भी परिवर्तित हो गया, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा आपको। अब कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, रचना कैसे होती है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये भी मोटर की तरह है बेटा कि इसमें भी एक हाई पावर वाला मैग्नेट होगा, ऐसा होगा, एक शक्तिशाली चुंबक होगा। ये क्या है अपने पास? एक शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, शक्तिशाली चुंबक यानी हाई पावर वाला एक मैग्नेट है जिसके कितने पोल हैं, कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव होते हैं। जैसे क्या कहते हैं हम? उत्तरी ध्रुव। और इस वाले क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसे NOS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कॉइल क्या है? तो इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ऐसे आयताकार कुंडली होती है बेटा। कैसी होती है? रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD होती है। कैसे बनाई जाती है? तो ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, नर्म लोहे पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। इसे चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य रखकर घुमाया जाता है। कहाँ घुमाते हैं? इधर N और S के बीच में रखकर इसको क्या करते हैं? घुमाया जाता है। इसे क्या करते हैं? घुमाया जाता है। तो ये क्या अपने आप घूमेगी? नहीं घूमेगी। इसको घुमाने के लिए हम लोग ने यूज करा था किसका? वैद्युत मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, टरबाइन का और इंजन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ये हेडिंग आपकी थोड़ी बड़ी हो जा रही है बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD होती है। कैसे बनती है? तो नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के कोर पर, नर्म लोहे के कोर पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। इसे चुंबक के दोनों ध्रुव के मध्य रखकर क्या करा जाता है? घुमाया जाता है। घुमाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? मोटर, टरबाइन या इंजन का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके पास स्लिप रिंग आ रही है। इस कॉइल से 2 वायर आते हैं इसे, और दोनों के अंतिम सिरे पर 2 वृत्ताकार छल्ले लगे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्लिप रिंग यानी सर्पिल ब्लेड कहते हैं। S1 व S2 से प्रदर्शित कर देंगे। फिर आ रहा ब्रेस। सर्पिल ब्लेड S1 व S2 से नर्म धातु की 2 पत्तियां जुड़ी है। क्या है? पत्ती इधर जुड़ी है बेटा और एक पत्ती इधर जुड़ी है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करें? S1 और S2 स्लिप रिंग कहते हैं बेटा। S1 S2 से नोट कर देंगे। बात समझ आ रही है? नहीं सॉरी, स्लिप रिंग तो हो गया था, ब्रेस बताना था हमको। तो नर्म धातु की पत्तियां जुड़ी होती है बेटा, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रेस कहते हैं। इन्हें B1 व B2 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही है?
अब हम लोग को बेटा वर्किंग कैसे करती है, रियल का फिगर इसका ही मैंने बनाना कर रहा। ये आपके शक्तिशाली चुंबक है, ये आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी है, ये इससे दो बाहर आ रहे हैं, दोनों के अंतिम सिरे पर दो वृत्ताकार छल्ले लगे हैं और इनके से दो धातु की पत्तियां जुड़ी जिन्हें प्रेस कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आप पढ़ने जा रहे वर्किंग। वर्किंग पढ़ने से पहले आप इन बात का फिर से बात कर लो कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या परिवर्तन होता है तो उसका क्या उत्पन्न बदल जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बस इतना ही लिखना है और यही काम यहाँ बताना है इसमें बेटा। आपको क्या बताना है कि जब किसी कुंडली को चुंबक के ध्रुव N S के बीच रखकर तेजी से घुमाया जाता है। कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में। इस दिशा क्या कहते हैं हम लोग बेटा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन कराते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इससे गुजरने वाली बल रेखाएं जो फोर्स लाइन है वो अल्टरनेट चेंज होती रहती है। अब बल रेखा की संख्या में जो परिवर्तन हुआ तो उसका चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो गया और क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, धारा के फर्स्ट हाफ राउंड में यानी पहले आधे चक्र में जो धारा है वो S1 से क्या होती है, ये आपका स्लिप रिंग S1 है, S2 है। S1 से क्या होती है, बाहर जाती है, S2 से अंदर आती है। अगले अर्ध चक्र में क्या होता है, S2 से बाहर आएगी, S1 से बाहर आएगी। कब ऐसा होगा, जब इसका सिरा AB कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, CD क्या है नीचे की ओर, तब धारा S1 से बाहर जाएगी, S2 से अंदर आएगी। दो राउंड होते हैं बेटा इसका, एक हाफ राउंड ये घुमा और एक हाफ राउंड ये घुमा। इस राउंड में जब ऐसे घूमी तो AB ऊपर गया, CD कहाँ नीचे, तब धारा S1 से बाहर जाती है, S2 से अंदर आती है। अगले चक्र में क्या होगी, CD ऊपर आएगा, AB नीचे आने लगेगा, ऐसे गई, फिर ऐसे रिमूव कर गई तो ये गया ऊपर और ये है नीचे। जब ऊपर गया तो धारा S1 से बाहर गई, S2 भीतर आई। अगले चक्र में क्या हुआ, CD ऊपर आए, AB नीचे गया तो धारा S2 से बाहर जाती है, S1 से बाहर आती है। बात क्लियर हो रही होगी आपको। जब इतना लिख लेंगे तो नीचे आपको क्या करना है, एक डायग्राम ऐसे बना देना बेटा और यहाँ पे लिख देना प्रत्यावर्ती धारा, क्या लिखना, अल्टरनेट करंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं AC। ये इसका फिगर है, जो करंट फाइनली प्राप्त हो गया यानी फाइंड आउट हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ऐसे ही डायरेक्ट है, ये AC बताया हमने, DC अगर पढ़ना हो तो DC बस बेटा इतना जो आपका स्लिप रिंग है यहाँ विभक्त वलय हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त वलय। तब ये हाफ छल्ले बनेंगे, यहाँ पर जैसे छल्ले आए आपके तो ये हाफ बनेंगे और यहाँ हाफ बनेंगे, ये हाफ हाफ हो जाएंगे, विभक्त वलय। बाकी लगभग वर्किंग भी उतनी वैसी है बेटा, अब आप लोग अपनी अपनी बुक से पढ़ लेंगे। अब बचा कोई न्यूमेरिकल और समझाना है, ये भी क्लास आपकी फिनिश हो रही बेटा। तो बेटा इसमें 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक टाइप आपको मैंने अभी स्ट्रेट वायर वाला बताया है जिसमें करंट मालूम था और उसकी डिस्टेंस मालूम थी। दूसरा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स वाला फार्मूला है, F = I/V/L sin थीटा। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है बेटा F = Q/V/B sin थीटा। ठीक है, इसमें Q क्या होता है, आवेश होता है बेटा, चार्ज ऑफ कंडक्टर कहते हैं हम लोग, किसमें होता है, कूलाम में होता है बेटा। ठीक है, V क्या होता है, जो चालक का वेग होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर्स है, मीटर पर सेकंड में होगी। बाकी सब यही था जो ऐसे चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारी बातें कि वैद्युत बल को किससे, न्यूटन। अगर न्यूटन वर्ड मिला जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो आपको क्या लिखना, फोर्स है। जैसे आपने लिखा एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो क्या है, आई है। आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो किसमें होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर। ये आपका MCQ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ का। 4 यूनिट होते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, तब भी आप उसको B लिखोगे, गॉस लिखा हो तब भी B लिखोगे, टेस्ला लिखा तब भी B लिखोगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखा तब भी उसे B लिखेंगे। और L क्या है बेटा, कंडक्टर की लेंथ है, चालक की लंबाई किसमें होती है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड कर लो। थीटा कोई एंगल है, ठीक है, 2 वाला एंगल नहीं बताता, जब वो आपसे कहता है लंबवत है, ठीक, थीटा 90, परपेंडिकुलर की कंडीशन थीटा 90 और पैरेलल की कंडीशन में थीटा 0 लिया जाता है। बात क्लियर हो रही मेरी। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ है 60 cm। ठीक है, लेंथ है 60 cm, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है वो दे रखी
4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री पर और एक बार लंब वाली में यानी सेकंड कंडीशन में लंब कह रहा आपसे, लंब कहते ही थीटा कितना, लंबवत कितना हो गया, थीटा 90 हो गया बेटा, और समांतर में क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। बस नहीं, और अब क्या करना है आपको, वैल्यू नोट करनी है। सबसे पहले जो आपका लंबाई है वो कितनी, 60 सेंटीमीटर है, और अभी क्या होता है सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई कितना बेटा आपका 2 एम्पियर है। अब आप सोचते काटा क्यों नहीं, जरूरत पड़े काट दूंगा बेटा। और बी जो अपने पास है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू पहली कंडीशन में थीटा की वैल्यू 30 है। अब आपने एफ का फार्मूला लगा दिया, आई बी एल साइन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी 4, एल की वैल्यू कितनी 60 अपॉन में 100, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, और बचा थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30। यहाँ नहीं कट करा दोगे, यहाँ कट कर देते हैं, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो अपने पास क्या आ गया बेटा 4 6 जा 24 अपॉन में 5, और साइन 30 वैल्यू 1/2 यानी 24 अपॉन में 10, तो क्या आ गया 2.4 न्यूटन। ये पहला आंसर आ गया बेटा आपका। बात क्लियर हो रही है। सेकंड कंडीशन जब आओगे आप इस वाली कंडीशन में सेम वैल्यू यूज करनी, f इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो f इज इक्वल टू आई कितना था 2, b 4, l की वैल्यू कितनी थी, लेंथ कितनी थी बेटा, उसकी लेंथ थी 60 अपॉन 100 मीटर, और इनटू साइन 90, तो आपके पास फिर वही कंडीशन 2 5 जा 10 4 6 जा 24 अपॉन में 5 इंटू साइन 90 वैल्यू 1, तो 24 अपॉन 5 यानी 5 4 जा 20 5 8 जा 40 न्यूटन फोर्स। ये सेकंड कंडीशन आया। और थर्ड कंडीशन में क्या आएगा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, यहाँ पर I2 B की वैल्यू 4 L की वैल्यू 60 अपॉन 100 इंटू साइन 0 डिग्री, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 2 इंटू 4 इंटू 60 अपॉन 100 इंटू साइन 0 वैल्यू 0 जो टकराया वो क्या हो गया हीरो, 0 मतलब 0 जो टकराएगा वो सब क्या हो जाएंगे 0 न्यूटन फोर्स आ गया। तो ये आपकी 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गई। आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि वो टाइम नहीं होगा आपके पास। अब टाइम आपका युद्ध चालू हो चुका है, जब युद्ध चालू हो जाता है बेटा तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता, और टाइम नहीं होता है तो हमें इस टाइप के अपने स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने कहीं लिख रखे हैं, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं ऐसी कुछ बातें कर देता हूँ, तो उन बातों को ध्यान रखिए कब कैसे कौन से न्यूमेरिकल लगानी है। बात क्लियर हो रही है। अभी अपने पास बेटा थोड़ा सा एक फार्मूला और बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या फार्मूला बेटा और रहेगी अपने पास, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको फेरे की संख्या नहीं दी है तो E इज इक्वल टू आप लगाएंगे माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, आपको ध्यान क्या रखना है, n क्या है, n है फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टन्स है, फेरों की संख्या नहीं नंबर ऑफ टन्स। वो बताएगा 50 फेरे 100 फेरे इतने टन्स है कितने टन्स है वो बताएगा आपको। और जो डेल्टा फाई है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में क्या है परिवर्तन है, किसमें होता है बेटा ये वेबर में होता है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या अपने पास समय है बेटा, टाइम है, किसमें होगा सेकंड में होगा, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्या होता है दो दे देते हैं, एक फाई 1 एक फाई 2, तो डेल्टा फाई निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने कहा फाई 1 आपका 15 वेबर था और 15 वेबर से घट के कितनी हो गई 0 हो गई, तो डेल्टा फाई अब ऐसे निकाल लो बेटा फाई 2 माइनस फाई 1, तो फाई 2 कितना 0 फाई 1 15 यानी माइनस 15 वेबर आ जाएगा बेटा। उसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करना,
फेरो संख्या दी है और फेरो संख्या नहीं दी है, तो डायरेक्ट जैसे मैं वहाँ कहता 15 वेबर आया मेरा, तो माइनस फार्मूले का और माइनस मेरा, और नीचे जो भी टाइम दिया हो 1 2 3 जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस के पीछे बेटा नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चंस के टाइप सीखने हैं, क्वेश्चंस के टाइप के पीछे चलने हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस के पीछे नहीं दौड़ना, क्वेश्चन हमारे पीछे दौड़े, ऐसा कुछ प्रयास करें, ठीक है। तो आपका ये बेटा क्लियर हो चुका चैप्टर, ठीक। अब आपको क्या करना है, सारी मैंने जितनी क्लासेस ली है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, उनको कंटिन्यू देखना है, समझना है, ठीक है। कोशिश करो जितना ज़्यादा उसको पढ़ पाओ, जितना ज़्यादा देख पाओ, उतना उसे पढ़ो और देखो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहूँ आपसे, मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, विजयी भव, ठीक है। विजयी भव मतलब अब इसके आगे कोई इच्छा नहीं बेटा, आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर लाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ठीक है, अपना नाम रोशन करें, साथ में मेरा नाम रोशन करें, तीनों काम एक साथ हो सकते हैं अगर आप एक कर सकते हो, ठीक है। गुड लक है आप लोग को फिजिक्स का, मेरे लिए आप अच्छे से तैयारी करें बेटा। और बचा जो बायो का पार्ट है वो भी आपको मैं जल्द से जल्द दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट, पूरी बायो बेटा नहीं खत्म कर सकता हूँ लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर सकता हूँ आपसे, तो आप इस पर अपनी चर्चा ध्यान रखो बेटा। आगे हम देखते हैं, जो पॉसिबल होगा मैं कराता रहूँ, लेकिन आप इनको पढ़ें और कुछ प्रैक्टिस भी करें बेटा। जैसे मैंने फार्मूले बता दिया, कुछ प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस नॉलेज बढ़ा लें, ठीक है। विजयी भव।